नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। मध्य प्रदेश में आज बात करेंगे शिक्षकों की। 7 लाख से ज्यादा शिक्षक बताए जाते हैं मध्य प्रदेश में, अलग अलग संवर्गों में हैं और इनमें से 1.5 लाख शिक्षकों की नौकरी पर खतरा है। आपको लगेगा अतिथि शिक्षक होंगे, गुरुजी होंगे या संविदा शिक्षक होंगे जिनकी नौकरी पर हमेशा तलवार लटकी रहती है। ना, इस बार उल्टा है मामला। इस बार वो शिक्षक जो सबसे ज्यादा सीनियर हैं उनकी नौकरी पर खतरा है, या मैं ये कह लूं कि जिनके रिटायरमेंट के 5 साल बचे हैं उनसे लेकर के 2009 तक की जो नियुक्ति वाले हैं उनकी नौकरी पर खतरा है। 1.5 लाख शिक्षकों की नौकरी पर खतरा इसलिए है क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सरकार ने कहा है कि आप टीईटी की परीक्षा दीजिए, यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा 2 साल में पास करके दिखाइए, वरना नौकरी छोड़िए और घर जाइए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश इसलिए दिया था क्योंकि शिक्षकों की गुणवत्ता को, एक तो शिक्षा की गुणवत्ता को सुधार करना था और सभी शिक्षक लगभग सेम लेवल पर पढ़ा पाने की स्थिति में है या नहीं यह भी चेक करना था। क्योंकि ये जो शिक्षक पुराने थे ये पढ़ाई करके भर्ती होकर के कब आए थे? आज से 40-50 साल पहले, 30 साल पहले। और अब जो शिक्षा ये बच्चों को दे रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। तो इन्हें अपडेट करने के लिए कई सालों से माननीय सुप्रीम कोर्ट बोल रहा था राज्यों से कि आप अपने जो शिक्षक हैं उनको अपडेट कराते रहिए, एग्जाम लेते रहिए, उनकी शिक्षक पात्रता परीक्षा कराइए। यह मामला खिंचते खिंचते गया और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि नहीं, शिक्षक पात्रता परीक्षा अगर किसी ने पास नहीं की है तो उसे फिर नौकरी में रहने का हक नहीं। अब राज्य सरकार ने यह आदेश जारी कर दिया है। 1.5 लाख शिक्षक इसकी जद में आ गए हैं। ये वो शिक्षक हैं जो 25 साल, 20 साल, 30 साल से पढ़ा रहे हैं बच्चों को। कह रहे हैं भाई हमने 30 साल पढ़ा लिया, अब हमारी परीक्षा लेकर क्या करोगे? दिक्कत इस बात की भी है कि ऐसे शिक्षकों के प्रमोशन के भी लाले हो सकते हैं। इन्हें प्रमोशन भी नहीं मिलेगा अगर ये टीईटी परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे, ये बात भी कही जा रही है। तो क्या वाकई में अब 1.5 लाख शिक्षकों को एक बार फिर से परीक्षा देनी होगी कि वो पढ़ा पाने की स्थिति में है? ये वो शिक्षक हैं जो 25-30 साल, 15-20 साल पढ़ा चुके हैं। तो ये बड़ा सवाल है कि अब इनकी परीक्षा लेने का क्या फायदा, और क्या राज्य सरकार इसके लिए कोई बीच का रास्ता निकल पाएगी? इसी मुद्दे पर शुरू करते हैं आज आपकी बात। और आइए सबसे पहले सुनते हैं कि जो प्रभावित होने वाला वर्ग है, यानी शिक्षक संघ जो है, उसके राज्य अध्यापक संघ के जो नेता हैं जगदीश यादव, उनका क्या बयान है इस पूरे फैसले को लेकर, जिसके बाद से ऊहापोह की स्थिति शिक्षक जगत में है मध्य प्रदेश के तमाम। सुनिए। मध्य प्रदेश सरकार से हमारा आग्रह है कि जो वर्तमान में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने टेट परीक्षा के लिए जो आदेश किया है, मध्य प्रदेश सरकार से हमारा आग्रह है कि वो सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू लगाए। यदि सरकार नहीं लगाती है, सरकार से हमारा करबद्ध विनम्र आग्रह है कि सरकार शिक्षकों की परिस्थितियों को देखते हुए, जब मध्य प्रदेश में आरटी 2011 में लागू हुआ तो इसके पूर्व के शिक्षकों की टेट की एग्ज़ाम लेना किसी भी कीमत पर न्याय संगत नहीं है। और यदि माननीय सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कोई पात्रता परीक्षा शिक्षकों की लेना चाहिए तो सरकार को एक सामान्य प्रक्रिया की दौर से गुजार कर एक वैधानिक कार्रवाई कर लेना चाहिए। जगदीश जी जो बात कर रहे हैं वो ध्यान करने योग्य है। दरअसल देश में आरटी लागू हुआ और आरटी लागू होने के बाद 2011 में मध्य प्रदेश में इसको हम लोगों ने अपनाया। अब 2011 में यह नियम था कि जो भी शिक्षक बनेगा वो शिक्षक पात्रता परीक्षा या टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, टीईटी, इसे पास करने के बाद ही बनेगा। अब यह परीक्षा उन शिक्षकों से भी देने को कही जा रही है जो इससे पहले नियुक्त हो चुके हैं, जो 2000 में, 2010 में, 2008 में, 4 में, उससे पहले की नियुक्ति है। तो यहां एक तकनीकी सवाल यह भी उठता है कि अगर मेरी नियुक्ति इस शर्त के आधार पर हुई तो 5 साल बाद जाकर के कोई कह सकता है कि भाई आपकी नौकरी नहीं रहेगी क्योंकि अब आपके ऊपर नया नियम लागू होता है और आपके लिए एक नई कंडीशन हम अप्लाई करेंगे। यह भी एक टेक्निकल पॉइंट इस पूरे मामले में है। कांग्रेस और बीजेपी इस पर क्या कह रहे हैं यह सुनना भी जरूरी है। सुनिए कांग्रेस का क्या कहना है इस मामले को लेकर और बीजेपी क्या कह रही है, आपको सुनाते हैं। शिक्षकों के माध्यम से भी जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई है, टीईटी के माध्यम से उनकी परीक्षाएं होनी चाहिए, उसको हम लोग अपने विधि विशेषज्ञों की राय ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की भी जो आज्ञा है उसका पालन हो जाए और कर्मचारियों का भी हित, क्योंकि हमारी सरकार कर्मचारी हितैषी सरकार है, उनके हित भी देखा जाता है। हमारे मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से विधि विशेषज्ञ से सरकार विधि विशेषज्ञों से राय लेकर इसको आगे काम करने वाले हैं।
जहां एक तरफ मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग के 40% से ज्यादा पद खाली पड़े हैं, ये स्वयं विधानसभा की पटल पर भाजपा ने जवाब उत्तर प्रस्तुत किया है मंत्री ने। 5735 जर्जर भवन स्कूल के पड़े हुए, हजारों स्कूल ऐसे हैं जहां शौचालय नहीं है, हजारों स्कूल ऐसे हैं जहां 1 या 2 शिक्षक के सारे बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। अस्थायी व्यवस्था शिक्षा विभाग में चल रही है क्योंकि अतिथि विद्वानों के भरोसे तो पूरा शिक्षा विभाग चल रहा है। ऐसे में आप कह रहे हो कि जो शिक्षक 15-20 साल से पढ़ा रहा है उसको भी एग्जाम देना होगा, और एग्जाम नहीं निकाला तो उसकी सेवाएं समाप्त करनी जाएगी। यानी उम्र के उस पड़ाव में जहां उसे सुरक्षा की आवश्यकता है, आप उसे बेरोजगार करने की बात कर रहे हो। सवाल क्या है, सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये रहे सवाल आपके सामने, हमारे सवाल आज के सीधे सवाल। एमपी में जा सकती है 1.5 लाख शिक्षकों की नौकरी, अगले 2 साल में पात्रता परीक्षा पास करना जरूरी, बिना टीटी प्रमोशन भी नहीं मिलेगा। सबसे ज्यादा असर सबसे सीनियर शिक्षकों पर दिखेगा। कांग्रेस बोली पुरानी भर्ती पर नए नियम लागू करने की क्या मजबूरी, बीजेपी बोली सुप्रीम कोर्ट का पालन है जरूरी। एमपी में 1.5 लाख शिक्षकों की नौकरी पर खतरा, 20-25 साल पढ़ाने के बाद परीक्षा लेने का क्या फायदा, यह भी सवाल उठ रहा है। और इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत करता हूं। मेरे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत करता हूं। हमारे साथ आज रागिनी सैनी जो शिक्षक हैं उनका, वो भी हमारे साथ जुड़ी हैं शिक्षकों का पक्ष रखने के लिए, उनका भी स्वागत करता हूं। और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर राजेंद्र आगल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत करता हूं। सबसे पहले रागिनी जी आपके पास आता हूं। रागिनी जी मुझे जरा यह बताइए कि 2011 में आरटीई आता है और टीईटी की पात्रता परीक्षा की जो अनिवार्यता है वो प्रदेश में उस वक्त लागू होती है, पर इससे पहले के जो लोग नियुक्त हुए हैं तो उनकी सेवा शर्त तो अलग थी। और मुझे जितना पता है कि उससे पहले भी आप लोगों की शिक्षकों की परीक्षाएं होती रहती थी अलग अलग नामों से, गुरुजी परीक्षा या कुछ इस तरह के नाम होते थे, और वो परीक्षाएं आप लोगों से 1-2 साल में ले ली जाती थी। तो दिक्कत क्या आ रही है और शिक्षकों की क्या मांग है इसमें? सभी को नमस्कार। मैं ये कहना चाहूँगी कि हम सभी शिक्षकों की ये मांग है कि जब हम ऑलरेडी क्वालिफाइड होकर आए हैं तो हमको दोबारा ये परीक्षा क्यों देनी जा रही है। जैसे कि आरटी एक्ट के तहत ये कहा गया था कि 2010 जैसे 11 से लागू हुआ है, तो 2011 के बाद जो शिक्षक हैं वो उस पात्रता परीक्षा के जरिए टीईटी पात्रता परीक्षा उन्हें पास करना जरूरी है। लेकिन उससे पहले कि जितने भी जिनकी नौकरी लगी है उस समय ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं था कि आपको टीईटी पास करना है। और हम ऑलरेडी 2005 में एग्जाम को क्वालिफाइड करके आए हैं। उससे पहले के शिक्षकों की क्या गलती है इसमें? क्या वो क्वालिफाइड नहीं है? क्या उन्होंने एग्जाम नहीं दिए हैं? फिर उनके ऊपर ये क्यों थोपा जा रहा है? लेकिन रागिनी जी, हम तो इसको पूरी तरह से नकारते हैं कि हमारे साथ रागिनी जी एक जो दिमाग में एक सवाल आता है कि भाई शिक्षक हैं, इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, तो टीईटी की परीक्षा दे दीजिए, क्या दिक्कत है? उसको लेके क्या डर है आपके मन में? क्या उसका सिलेबस बिल्कुल नया है? क्योंकि आप लोग तो बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं नए सिलेबस के अनुसार पढ़ा रहे हैं। टीईटी की परीक्षा में दरअसल होता क्या है जिसको लेकर के शिक्षक इतने रिलक्टेंट हैं कि हमको दोबारा परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है? देखिए, कोई परीक्षा से नहीं डरता है, लेकिन एक व्यक्ति का आत्मसम्मान भी होता है कि बार बार हम शिक्षकों को ही इस कटघरे में क्यों लिया जाता है कि हम परीक्षा दें, हम ये दें। क्या अन्य विभाग में ऐसा होता है? हम परीक्षा देते हैं। दूसरा, कई जो बहुत पुराने शिक्षक हैं, हो सकता है वो अपने आप को अपडेट नहीं कर पाए हो, क्योंकि इसमें आरटी एक्ट का भी बारे में पूछा जाएगा, अन्य चीजें भी पूछी जाएगी। उसको अपने नॉलेज पर कोई भी डाउट नहीं है कि हम परीक्षा पास नहीं कर सकते। लेकिन बार बार सारी चीजें शिक्षकों पे ही क्यों थोपी जाती है? अभी चाहे मैं ई अटेंडेंस की बात करूं, वो भी शिक्षक दे केवल, तो ये हमारे सम्मान को भी ठेस पहुंचाता है ना। ठीक है, ठीक है। अब मैं आ जाता हूं जल्दी से विवेक जी आपके पास। विवेक जी, देखिए इसमें सरकार का मत यह है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और अभी हम इस पर कुछ विचार कर रहे हैं, और वो जो शिक्षक मांग कर रहे हैं कि रिव्यू करने के लिए पिटीशन आप दाखिल कीजिए, हमारे लिए लड़ाई लड़िए सुप्रीम कोर्ट में, सरकार ने इससे डिनाई नहीं किया है। कांग्रेस क्या मांग करती है इस वक्त?
देखिए, मैं पहले तो ये बताना चाहता हूं कि सरकार असत्य कह रही है। सरकार ने आदेश पारित कर दिया है, परीक्षा की एक तलवार शिक्षकों के ऊपर लटक रही है। माननीय न्यायालय का निर्णय है, न्यायालय का जो निर्णय है उसका सभी सम्मान करते हैं। निश्चित ही जिस प्रकार से शिक्षकों को डराया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उनको सेवा से पृथक कर दिया जाएगा, इस तरीके का जो भय का माहौल बनाया जा रहा है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जब मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से जर्जर अवस्था में है, लाखों से ज्यादा पद यहाँ पे रिक्त हैं, स्कूलों की कंडीशन खराब है और ये शासकीय स्कूल है, यहाँ पे कौन आता है? यहाँ गरीब तबके का छात्र पढ़ने आता है और अगर उसके साथ में शिक्षक विहीन शिक्षा उसको लेनी पड़ेगी तो उनके भविष्य को कहीं ना कहीं ये सीधे तौर पे आघात पहुंचाता है। उन बच्चों का भविष्य चौपट होने के कगार पे। जो लाखों पद रिक्त हैं उन पे तो पहले भर्ती प्रक्रिया निकाल लीजिए, जिसको लेके निरंतर माननीय न्यायालय की शरण में कई लोग गए हैं, पिटीशन लगाई, वहां से निर्णय भी हुआ, परंतु सरकार उस निर्णय को नहीं मान रही। एक निर्णय ऐसा आता है और सरकार तत्काल तुगलकी फरमान जारी कर देती है कि शिक्षकों को परीक्षा की तैयारी करनी पड़ेगी, परीक्षा देनी पड़ेगी। ये बेचारे शिक्षक कौन है? आज जो परीक्षाओं में लगे हुए हैं, आप जानते हैं कि आज परीक्षाएं चल रही है वर्तमान समय में। ये शिक्षक जब परीक्षाओं से निवृत्त होंगे तो उससे पहले वो एसआईआर की सेवा में लग गए थे, अब जनगणना में लग जाएंगे। तो निश्चित ही टीईटी का जो सिलेबस है उनके लिए नया है और उनके लिए चुनौती है। एकदम उनको कह देना कि आपको जुलाई अगस्त में परीक्षा देनी पड़ेगी, अनुत्तीर्ण होने पर सेवा से पृथक कर दिया जाएगा। ये भी नहीं कहा जा रहा कि अगर प्रथम आप उसमें कोशिश में पास नहीं होते तो दूसरी तरीके से दूसरी बार भी आपको अवसर दिया जाएगा। निश्चित ये जो तुगलकी फरमान है, इसको लेके शिक्षा विभाग में और शिक्षकों के बीच में आक्रोश है। उस आक्रोश का निराकरण सरकार को करना चाहिए। माननीय न्यायालय का कोई निर्णय आया है तो वो बाध्यता है, सरकार को माननी चाहिए, परंतु इससे पहले भी कई निर्णय आए जो सरकार ने ताक पे रख दी, जिसको आज तक अवमानना कर रही है सरकार, जिससे जनता को लाभ हो सकता था, वो निर्णय आप नहीं मानते, परंतु आप ऐसा माहौल बनाने का, जो भय का माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, मैं समझता हूं ये ठीक नहीं है। ठीक है डॉक्टर प्रेम व्यास जी, एक तरफ देखिए आप लोग कह रहे हैं कि हम विचार कर रहे हैं, कर्मचारियों के साथ है, शिक्षकों की लड़ाई लड़ते रहे, आगे भी लड़ेंगे, और दूसरी तरफ आदेश भी निकाल दिया है कि आपको परीक्षा देनी है, तैयारी कीजिए। ये तो बीपी बढ़ जाएगा इनका साहब। और अभी कोर्ट में पिटीशन डाल सकते हैं इसको लेकर के कि हाँ जा रहे हैं हम कोर्ट में, लेकिन यहाँ परीक्षा की प्रोसेस भी आपने शुरू कर दी है। तो सरकार का रुख क्या है? मतलब सरकार चाहती है परीक्षा हो या सरकार चाहती है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर इन कर्मचारियों के लिए, शिक्षकों के लिए लड़ें? प्रेम जी की आवाज मुझे नहीं मिल रही है। अभिलाष जी, मेरी आवाज आ रही है? जी अब मैं सुन पा रहा हूं। डॉक्टर प्रेम जी बोलिए। जी देखिए अभिलाष जी, सबसे पहले ये स्पष्ट कर दूं कि किसी की नौकरी नहीं जाएगी, किसी पर तलवार नहीं लटक रही है, ये सबसे पहले स्पष्ट कर दूं। आपको मैं बता दूं, जो बात आपने संज्ञान में ली थी, शिक्षा गारंटी योजना में गुरुजी की परीक्षा उस समय हमने ली थी और उस समय बार बार परीक्षा लेके 100% नियुक्तियां दी गई थी। ये सुनिश्चित किया गया था कि किसी भी की भी नौकरी किसी भी कारण से ना जाए। और मध्य प्रदेश में जितने शिक्षक है लगभग 90% दक्ष है और योग्य है, और जो आधार है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और दिशा निर्देशन के अनुसार लोक शिक्षा संचालनालय डीपीआई ने आदेश जारी कराए। दोनों विषय अलग है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि टेट क्वालिफाइड टीचर्स हो, ताकि जो गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिले, और वर्तमान में जो शिक्षा पद्धति आप कह रहे हैं शिक्षा पद्धति खराब है, हम तो लगभग जो है 250 से ज्यादा हमने संदीपनी विद्यालय बनाए हैं मध्य प्रदेश में। लगभग 2 विद्यालय रतलाम और झाबुआ वो विश्व के सर्वश्रेष्ठ 10 विद्यालयों में शामिल है। उसके बाद में यूडीआई, स्कॉच जैसे अवार्ड हमको मिल चुके हैं। तो शिक्षण पद्धति में लगातार सुधार किया गया है। अगर शिक्षा का अधिकार है तो शिक्षण का भी अधिकार है, और उसी के तहत हम कार्य कर रहे हैं। और जो शिक्षक, मेरे सम्मानीय गुरुजन लगभग 20-25 वर्षों से शिक्षा के कार्य में लगे हैं, वो निश्चित रूप से इस एग्जामिनेशन को एक ही बार में क्लियर करेंगे, क्योंकि 2009 के पश्चात टेट क्वालिफाइड को लेकर जितने भी हमने जो पदस्थापनाएं करी थी वो टेट क्वालिफाइड टीचर्स की थी। अनुकंपा नियुक्ति में भी टेट क्वालिफाइड टीचर्स ही हुए। उसके बाद केंद्र के द्वारा प्रदत्त टीचर्स भी टेट क्वालिफाइड ही हुए। तो मुझे लगता है एक तरफ वो सरकार है जो आधार बनाती है दक्षता को, योग्यता को और गुणवत्ता को, और मुझे लगता है ये हर शिक्षार्थी का अधिकार है। और हमने संवेदनशीलता के साथ, इसीलिए मैंने कहा पूर्व में निर्णय लिया, अभी भी जरूरत पड़ने के अनुसार 2 वर्षों का समय है। अगर एक बार में 90% शिक्षक जो है उस एग्जाम्स को क्लियर करते हैं, उसके बाद भी अगर जरूरत पड़ती है तो दूसरी बार एग्जाम्स कराएंगे, क्योंकि पूर्व में हम कर चुके हैं। तो जो लोग भ्रांति फैला रहे हैं, जिन लोगों के समय कोई मैकेनिज्म भी नहीं था, 2003 के पहले बताइए कौन सा मैकेनिज्म था जिनके तहत आप तबेलों में बैठ के विद्यार्थी विद्या अर्जन करा करते थे। डॉक्टर प्रेम जी समझ गया। आप इन सारी बातों के बीच में क्या धीरे से मुझे ये कह गए, हमारे दर्शकों को ये समझाने की कोशिश कर गए कि परीक्षा तो देनी पड़ेगी, ये कहना चाहते हैं कि आप? मेरा सीधा सवाल है।
देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार अगर कोई हल नहीं निकलता तो निश्चित रूप से उनको तैयार रहना चाहिए। उन्होंने ये लेकिन निर्देश नहीं सरकार दिया कि अपनी हल मत तरफ से निकालिए, तैयार है। और कोर्ट के आदेश के लिए कर्मचारी कह रहे हैं आपको कि आप जाकर के एक रिव्यू डालिए। और जो तथ्य मैं भी बोल रहा हूं, अभी हम राजेंद्र आगल जी से भी पूछ लेते हैं। चलिए मैं राजेंद्र जी का रुख कर लेता हूं, मैं बोलूंगा तो फिर लगेगा कि मैं गलत बोलता हूं या भड़काने की कोशिश करता हूं। आगल जी, मुझे बताइए कि नियमतः यह माना जाता है कि जो सेवा शर्तें हैं जिस वक्त आपकी अपॉइंटमेंट होती हैं उस वक्त के लिए होती हैं। रेट्रोस्पोक की जाकर के आप पिछले 2009 का फैसला हम 2000 के या 1998 में भर्ती शिक्षकों पर अगर लागू करते हैं तो उनके पास पूरा अधिकार है कि इस नियम या इस आदेश को वो चैलेंज कर सकते हैं। और वो चाह रहे हैं कि सरकार इस कानूनी लड़ाई में खर्चा कर दे थोड़ा सा, उनके पास वकीलों की फौज है, हमारी ये बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दे। क्या ये पॉसिबल नहीं है? क्या ये हो नहीं सकता? क्या बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि बात आपकी बिल्कुल सही है अभिलाष। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं कि पहले आपको याद है कि ब्रॉडमा ऑपरेटर हुआ करते थे जो टाइपिंग करते थे जी। बाद में ब्रॉडमा ऑपरेटर को डाटा एंट्री ऑपरेटर घोषित कर दिया गया। तो किसने किया? ये सरकार ने किया। क्या उसके लिए कोई परीक्षा ली थी? क्या कोई परीक्षा हुई थी? या इस तरीके की चीजें? क्योंकि वो टाइपिंग करना तो जानते ही थे, कीबोर्ड वो जानते थे, कीबोर्ड को पकड़ते पकड़ते आगे बने। अब आगे बढ़े तो आज जैसे ई फाइलिंग कर रहे हैं, सरकार में ई फाइलिंग का सिस्टम आ गया, ई फाइलिंग कर रहे हैं। तो ई फाइलिंग के लिए कोई एग्जाम लेना पड़ा क्या? कोई एग्जाम नहीं देना पड़ा। तो इस तरीके की जो तुगलकी आदेश है, बात सही है कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में इस तरीके की चीज नहीं होती है कि आप ये तो बात सही है कि आप यूटीडी से एलटीडी से यूटीडी जा रहे हैं या यूटीडी से अपर लेक्चरर बन रहे हैं, या कोई सरकार मापदंड तय करती है कि इस तरीके का कोई एग्जाम या इस तरीके के कोई क्वालिफिकेशन को क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद में आप कहीं आगे जाते हैं। पर उसी समानांतर पद के लिए आज आप भर्ती करते समय किसी भी तरीके का कोई एग्जाम करते हैं और उसके बाद में कहते हैं एक और एग्जाम थोप देते हैं, ये व्यवहारिक तो नहीं होता है। ये बात सही है, परंतु मैं यहाँ ये भी कहूंगा प्रेम भाई की बात को समझते हुए कि जैसे उन्होंने कहा कि 2003 के पहले किस तरीके से तपेले में बैठकर ये कहा जाता था और क्या नहीं। मैं आपको ये बता दूं कि मध्य प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य, कल मैं कहीं डिस्कस कर रहा था इस बात को लेकर, कहीं पे एक व्याख्यान था, उसको लेकर बातचीत चल रही थी। शिक्षा, देखिए इंफ्रा में तो बहुत काम हो गया मध्य प्रदेश में, मैं इसको एग्री करता हूं। शिक्षा और स्वास्थ्य के मुझे इतना जवाब दे दें प्रेम जी कि शिक्षा और स्वास्थ्य में इनकी सरकार ने 20-23 साल के अंदर कौन से ऐसे झंडे गाड़ दिए जिससे शिक्षा का स्तर ठीक हो गया, और ये परीक्षा लेने के बाद में क्या शिक्षा के स्तर को ठीक कर पाएंगे या शिक्षकों को इसी तरीके से जोकते रहेंगे और आग के हवाले करते रहेंगे? ठीक है, चलिए मैं वापस आता हूं रागिनी जी आपके पास। रागिनी जी, देखिए सरकार जाएगी नहीं जाएगी अभी इस पर विचार हो रहा है। कितना आप लोग सरकार को कन्विंस कर पाएंगे या हम आपका साथ दे पाएंगे कि सरकार को बोलें कि आपके हित के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाकर के थोड़ी सी रियायत या राहत मांग लें। लेकिन एक सवाल यह है कि अगर ये नहीं होता है तो क्या फिर आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाने को तैयार हैं? अभी हमने सुना कि आपके जो अध्यापक संघ, राज्य अध्यापक संघ के जगदीश यादव जी है, वो कह रहे हैं कि वो नहीं जाएंगे तो मजबूरी में हमें जाना पड़ेगा। चंदा इकट्ठा करके जो आप बड़े बड़े वकील हायर करते हैं फिर वो करना पड़ेगा फिर आपको। जी बिल्कुल। अभी तो हम लोग 13 तारीख को पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ सभी शिक्षक लोग कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं कि आप एक पिटीशन दाखिल करिए हम शिक्षकों के पक्ष में कि भाई इस निर्णय को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए या कैंसिल किया जाए कि हमारी वापस से परीक्षा नहीं हो। हम पहले तो अपने सरकार से चाहते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम समस्त शिक्षक इकट्ठा करके बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि ये हमारे हक की लड़ाई है। हम लोग पहले से परीक्षा देकर आए हैं और उसके बाद हमें वापस से इस तरह से मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाएगा तो ये सरासर गलत है। अन्य प्रदेश सरकार भी अपने शिक्षकों के पक्ष के लिए जब सरकार जा रही है कोर्ट में, तो मध्य प्रदेश सरकार क्यों जा रही है? कौन कौन सी सरकारें गई हैं अपने शिक्षकों के पक्ष में कोर्ट में? अगर आपको जानकारी हो तो दर्शकों को दीजिए प्लीज। एकदम श्योर तो नहीं है, लेकिन 1-2 स्टेट जा रहे हैं, जैसे बिहार जाने के हैं, यूपी सरकार जा रही है। तो ऐसे ही हम मध्य प्रदेश सरकार से भी, क्योंकि हम आपके अधीन हैं, तो हम आपसे चाहते हैं कि आप हमारा पक्ष लें, क्योंकि हमेशा शिक्षक एक आधारशिला है आपके बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। तो हम शिक्षक भी हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप हमारे पक्ष में आगे जाएं। ठीक है। और अगर ऐसा है कि आरटीई की सब बातें माननी चाहिए तो उसमें तो ये भी दिया हुआ है कि 30 पर 1 टीचर होना चाहिए। उसमें तो ये भी दिया है शिक्षक गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं जाएगा, जनगणना में नहीं जाएगा। लेकिन हमारे लिए आदेश निकलने वाले हैं कि मई की छुट्टियां हम जनगणना करेंगे। तो अगर आप ये वाली चीजें नहीं मान रहे हैं तो आप इस चीज को क्यों मान रहे हैं फिर?
ठीक है, ठीक है। मैं जल्दी से आ जाता हूं विवेक जी आपके पास। विवेक जी, देखिए, समस्या यह भी है कि एक मिनिमम पैरामीटर सुप्रीम कोर्ट सेट करना चाहता है कि शिक्षकों को क्योंकि उन्हें अपडेट होना होता है, सिलेबस चेंज होता है। अब अगर मैं 40 साल पहले कोई चीज़ सीख करके आ गया और अगर तकनीक बदल रही है, चीज़ें बदल रही हैं, तो उस हिसाब से मुझे होना चाहिए। इसका कोई वैकल्पिक इंतजाम भी हो सकता है क्या? टीईटी की जगह अगर जाकर के प्रेम व्यास जी या सरकार या हम लोग सब लोग इकट्ठा कहें कि भाई ठीक है, हम इनका एक दूसरा टेस्ट ले लेते हैं या टीईटी ले लेते हैं, पर यहाँ बात आत्मसम्मान की है। वो ये कह रहा है सिर्फ हमारे साथ ही बार बार क्यों होता है? अगर आपने कहा था कि 12वीं पास को नौकरी मिलेगी तो हम 12वीं पास करके नौकरी लग गए, अब आप कहेंगे कि आप बीएससी पास करिए, आपकी नौकरी तभी बचेगी। तो ये थोड़ा सा मामला आत्मसम्मान का भी है और मामला शिक्षा की गुणवत्ता का भी है, दोनों में फंस गया। क्या कहेंगे आप? अभिलाष जी, सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश की स्कूली शिक्षा की व्यवस्था को समझना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में शिक्षा माफिया इतना हावी है कि षड्यंत्र पूर्वक मध्य प्रदेश के शासकीय स्कूलों को खत्म करने पे तुला हुआ है और भाजपा की सरकार उनको पर्दे के पीछे से मदद कर रही है। 2022 में शिक्षक भर्ती परीक्षा होती है वर्ग 2 और 3 के लिए। सालों तक शिक्षक भर्ती में जो अभ्यर्थी पास हुए थे वो अपनी नियुक्ति के लिए दर दर की ठोकरें खाते हैं। भाजपा कार्यालय आते हैं, महिलाएं मुंडन कराती है, लाठी डंडे से भाजपा की सरकार उनका स्वागत करती है। आज 5 साल से ज्यादा हो गए, सैकड़ों पिटीशनें लग गई, माननीय न्यायालय ने उनके पक्ष में निर्णय कर दिया कि भैया जब ये अभ्यर्थी पास हो चुके हैं, इन्हें शिक्षक भर्ती परीक्षा को पास किया था वर्ग 2 और 3 में, इनको नियुक्ति दीजिए। माननीय न्यायालय का स्पष्ट आदेश है, उस आदेश की अवहेलना मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार कर रही है। ऐसे सैकड़ों आदेश होते हैं जो मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को बचाने के लिए माननीय न्यायालय निरंतर दे रही है, उन आदेशों की स्पष्ट रूप से अवहेलना की जा रही है। आज एक षड्यंत्र पूर्वक जब शासकीय स्कूल जहां पे गरीब तबके का छात्र शिक्षा अर्जित करने आता है, बहुत न्यूनतम फीस में शिक्षा अर्जित करने आता है, उस व्यवस्था को खत्म करने का प्रयास भाजपा की सरकार कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि वो चाहती मध्य प्रदेश में स्कूली शिक्षा विभाग में निजीकरण बढ़े, प्राइवेट स्कूल खुले, मोटी फीस मिले, मनमानी कीमतों पे किताबें बेची जाएं, ड्रेस बेची जाए और शिक्षा माफिया पूरी तरीके से शिक्षा व्यवस्था को चलाए। ये मध्य प्रदेश की सरकार का प्रयोजन है। परंतु आज जिस प्रकार से शिक्षकों को डराया धमकाया जा रहा है, आदेश निकाला जा रहा है, माननीय न्यायालय ने तो 2025 में कहा था, आप कहें ना शिक्षकों पे दबाव बनाना बंद करें। पहले आप उनको एसआईआर की ड्यूटी में लगा देते हैं, परीक्षा सर पे शिक्षक को क्लास में पढ़ाना चाहिए, वो क्या कर रहा है? एसआईआर की गणना कर रहा है। जब परीक्षा होती है, परीक्षा के बाद क्या करेगा? जनगणना में लगा देंगे। आप अन्य तरीकों के उसको कामों को बोझ में दबा देंगे। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पे शिक्षकों की व्यवस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है और इससे सीधे तौर पे मध्य प्रदेश का गरीब छात्र जो है वो प्रभावित होने वाला है। ठीक है, डॉक्टर प्रेम व्यास जी, ये बताइए कि क्या इसका असर प्रमोशन पर भी पड़ेगा? क्योंकि अगर जो आदेश आपने निकाला है कि अगर ये टीटी परीक्षा पास नहीं होती तो ऐसे शिक्षकों का जो ड्यू है थोड़े इस वक्त में आने का, हम उम्मीद कर रहे हैं कि प्रमोट करेगी सरकार शिक्षकों को, तो फिर क्या अभी होल्ड होगा उनके जो टीईटी परीक्षा पास नहीं है उन शिक्षकों के, या प्रमोशन से इसका कोई लेना देना नहीं है? ये चीज भी स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि शिक्षक जो है वो बड़ी उहापोह में, रातों को नींद नहीं आ रही कि जैसे तैसे तो प्रमोशन का नंबर लगा था, अब ये टीईटी का नया चीज आ गई, अगर ये क्लियर नहीं हुए तो नौकरी से भी जाने का खतरा है, और ये परीक्षा नहीं दिए तो फिर प्रमोशन रुकने का खतरा है। तो इसको लेकर कोई स्थिति स्पष्ट हुई है कि अभी तक सरकार की तरफ से? नहीं, मुझे लगता है कि विलास जी, जिस तरह से शिक्षा गारंटी योजना में गुरुजियों का 100% हुआ है अपॉइंटमेंट, और वैसे यहाँ भी होगा। अगर एक एग्जाम्स के कारण कहीं कोई समस्या उत्पन्न हुई तो दूसरी बार लेंगे, तीसरी बार लेंगे, और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी शिक्षक का नुकसान ना हो। और जो बात की जा रही थी शिक्षकों के मुंडन की, वो 2018 की घटना है, जब अतिथि शिक्षिकाओं ने भोपाल में जाके अतिथि शिक्षिकाओं ने मुंडन कराया था। तो मुझे लगता है संज्ञान में लाना चाहिए। और दूसरा, आदरणीय राजन जी ने जो प्रश्न करा, मैं उसका भी जवाब दे देता हूँ। उन्होंने कहा क्या कार्य किए गए? लगभग 16 से 20 राज्य विश्वविद्यालय, 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 20 से ज्यादा निजी विश्वविद्यालय, 3 डीम्ड विश्वविद्यालय, 3 राष्ट्रीय महत्व के संस्थान, 1 IIT, 1 NIT, 1 AIM, 1 IISAI, अखिल भारतीय आयुर्वेदिक विज्ञान संस्थान। 2023 में गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए अवार्ड, स्कॉच अवार्ड, उसके बाद में केंद्र द्वारा जारी UDI श्रेणी में हमको अवार्ड मिला। उसके बाद 250 से ज्यादा सांदीपनि विद्यालय, उसके बाद रतलाम और झाबुआ जैसे जो विद्यालय लगभग इंटरनेशनल स्तर पर 10 विद्यालयों में शामिल, 250 से ज्यादा और सांदीपनि विद्यालय बन रहे हैं। 8.2% पूरे देश का है, जो लगभग 2nd पोजीशन पर आता है। तो लगातार, और लगभग 30 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज, और जो लोग आज व्यवस्थाओं को लेकर प्रश्न उठा रहे, वो ये सुनिश्चित करके क्या उनके राज्यों में ऐसी व्यवस्था है कि जहां पे शिक्षक किसी और कार्य में नहीं जाता,
प्रेम तो जी, मुझे ठीक है। पहले ये सुनिश्चित किया व्यापम का जाए। भी जिक्र कीजिए। ना, एक व्यापम मिनट, का भी ना, जिक्र ये कीजिए। डिटेल नहीं व्यापम करेंगे। उसी में ना, भी विवेक जी प्लीज। आप कार्रवाई का भी जिक्र कीजिए कि ठीक है, उसमें 100% ठीक कार्रवाई हुई। ठीक है, और ठीक है। हमारी सरकार ने सुनिश्चित डॉक्टर करके प्रेम व्यास जी, कार्रवाई की। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, विवेक जी एक मिनट, ये फिर विषयांतर हो रहा है, ये विषयांतर हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है सर वहाँ पर डिबेट। क्या कार्रवाई है सुनिश्चित कीजिए। ना सर, मैं प्रेम व्यास जी आपसे असत्य बोल रहे हैं आप। नहीं, मैं तो आपको कह रहा हूँ, कोट कर रहा हूँ, आप जाके ढूंढिए जाके। झूठे आंकड़े मैंने बताए जा स्वच्छ रहे की हैं। बात करी, वो सत्य संदीप है। जी के नाम पे अतिथि भ्रष्टाचार का शिक्षिकाओं अंबार ने है। ना ठीक है, ये मामला अलग हो जाएगा, भ्रष्टाचार पे चला जाएगा, ठीक है। मैं जल्दी से वापस आ रहा हूं डॉक्टर प्रेम व्यास जी के पास। विवेक जी एक मिनट, डॉक्टर प्रेम व्यास जी, एक सवाल जो उठाया गया वो, एक मिनट विवेक जी इसी सब्जेक्ट पर रहते हैं। विवेक जी, एक सवाल विवेक जी की तरफ से उठाया गया, डॉक्टर प्रेम व्यास जी, ठीक है, जो 53% हुआ करता था, इस सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ सवाल उठाया था, बहुत अच्छा सवाल था वो सवाल। विवेक जी मुझे लेने की इजाजत दीजिए, आप ही का सवाल है, आप ही का सवाल लेना चाह रहा हूं, अच्छा सवाल लगा मुझे। इसलिए सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो यह भी कहा था कि किसी शिक्षक को गैर शैक्षणिक काम में नहीं लगाना है। एक बार नहीं, कई बार कहा था कि नहीं कहा था? कहा था ना। कर रहे हैं ना ये लोग, SIR कर रहे हैं, पोलियो की ड्रॉप्स पिलाने के लिए इधर उधर से ड्यूटी लग जाती है, कभी सर्वे के लिए लग जाती, कर रहे हैं ना। तो ऐसा तो नहीं कि आप अवमानना कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की, आप व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर रहे हैं क्योंकि आपके पास जो संसाधन है उन्हें यूज कर रहे हैं। तो जब आप सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को सुन करके उस कार्य को करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को मना सकते हैं कि भाई हमें मजबूरी में करना पड़ रहा है, ये लोगों की जान बचाने का काम है, ये बहुत महत्वपूर्ण काम है, इलेक्शन का काम है, तो इसके लिए उनकी लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहे सर आप? ये तो फिर ये हो गया ना कि बहाना बना रहे हैं जी। अभिलाष जी, इसीलिए मैंने कहा दोनों व्यवस्थाओं की मैंने बात करी। एक व्यवस्था तो कोर्ट में पक्ष रखना, और दूसरा वे शिक्षक किसी भी तरह से बाहर ना हो। इसीलिए 3-3 बार एग्जाम लेना जो हम पूर्व में कर चुके हैं गुरुजी शिक्षक के समय पर। तो यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी तरह से नुकसान न हो। दूसरी तरफ है अभिलाष जी, कई सारे क्राइटेरिया को चेंज किए गए। शिक्षण समय पर उन शिक्षकों को नहीं भेजा गया फील्ड में, उनकी परमिशंस ली गई, उनको डिजिटलाइज किया गया और ये सुनिश्चित किया गया क्या कि अगर परमिशन सर, ई अटेंडेंस को लेकर इतना हंगामा चला रहा है, आप कहां की परमिशन लेते हैं? आपका कोई अधिकारी शिक्षक संघ को बुला करके बात करता है उनसे कि हम ये नियम बनाने जा रहे हैं आपके लिए? आज तक हुआ कभी ऐसा? क्या बात कर रहे हैं? अभिलाष जी, ई अटेंडेंस को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 80% से ज्यादा उस समय अटेंडेंस हुई थी, और यह सुनिश्चित तय करता है कि उस सर आप अगर जिस 20% को छोड़ रहे हैं वो 20% भी लाखों में निकल जाते हैं, आप इस चीज को समझते क्यों नहीं है? आप लोग 80% गिना देते हैं। अभिलाष जी, मैंने कहा है लगभग 4.5 लाख से ज्यादा टेट क्वालिफाइड है। मैंने कहा अनुकंपा नियुक्ति के समय भी जो टीचर्स रखे गए थे वो 2011 के पश्चात टेट क्वालिफाइड ही रखे गए थे। तो 2011 के पश्चात वाले आपने जो नियम बनाया वो रखे, अच्छी बात है। उसके पहले वालों पर जो नियम लग रहा है, कम से कम उनके साथ सुप्रीम कोर्ट में आपको खड़ा होना चाहिए, ये प्रथम दृष्टया लगता है। लेकिन हाँ, अगर इसके पीछे मंशा आपको सिर्फ ये है कि शिक्षकों की गुणवत्ता को हमको सुधारना है, उसके लिए आप इन हाउस मध्य प्रदेश में अपनी अपनी विभाग के जरिए जो पंचायत के अंदर में शिक्षक है उनकी परीक्षाएं लेते रहिए, हर 6 महीने में ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सारे शिक्षकों की लीजिए। और एक और चीज कि ये सिर्फ शिक्षकों पर ही सारी चीजें क्यों होती है? मैं हमेशा शिक्षकों के साथ इसलिए खड़ा रहता हूं, मुझे बुरा लगता है। और भी तो विभाग हैं, आप उस विभाग में क्या अपडेशन करवाते हैं क्या? परीक्षाएं दिलवाते हैं क्या? जितना बोझ शिक्षकों पर है प्रदेश में, सारा ऐसा लगता है पूरा प्रदेश यही चला रहे हैं। चुनाव भी इन्हीं को करवाना है, सर्वे भी इन्हीं को करना है, SIR भी इन्हीं को करना है, फिर इनको परीक्षाएं भी देनी है, ये अटेंडेंस भी यही लगाएंगे। कुछ दिक्कत हो जाती है कोई बड़े लेवल की, उसमें भी इनकी ड्यूटी लग जाती है। तो सर एक चीज समझिए, किसी भी जिस व्यक्ति से हम काम लेते हैं उसे सैलरी तो देते हैं पर सम्मान भी देना पड़ता है। तो शिक्षकों को यह ना लगे कि हमारे को सिर्फ काम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। राजेंद्र आगल जी, मैं आपके पास आता हूं। राजेंद्र आगल जी, अपडेशन बहुत अच्छी बात है, मेरे आपके समाज के बच्चे उसमें जाकर के पढ़ाई करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि अपडेशन क्या सिर्फ शिक्षा विभाग में होना चाहिए? सरकारी डॉक्टरों का अपडेशन नहीं होना चाहिए जो आज से 20 साल पहले पढ़ करके आए थे और अब तकनीक बदल गई है? कोई जाकर पूछता है कि डॉक्टर को नई तकनीक के बारे में पता है क्या? AI का कैसे यूज करना है मेडिकल साइंस में? सरकारी डॉक्टरों से किसी ने परीक्षा ली क्या? उनकी पुलिस विभाग में परीक्षा ली क्या, या फिर किसी दूसरे विभाग में परीक्षा ली क्या? हर चीज शिक्षकों के ऊपर ही क्यों आकर के टिकती है? आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। टीचर्स जो है, शिक्षक जो है, वो सबसे छोटी कड़ी होता है जिसको परेशान करना या जिसको कहीं झोंकना सरकार के कोई भी कामकाज में, उसमें बहुत आसान होता है। मैं ये कहता हूँ कि जिस तरीके से प्रशिक्षण शिविर चलते हैं, इन्होंने ये कहा कि अभी इतने सारे कॉलेज गिनाए, IIM गिनाए, NIT गिनाए, सारा काम जो है पिछले भाजपा सरकार की ही सरकार में हुआ है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी इसके पहले तो कभी IIT कॉलेज थे नहीं, NIT कॉलेज थे नहीं,
आईएम थे नहीं, क्या ये विषय यहाँ बात करने का था? क्या ये विषय को हमें ये करना चाहिए कि भाजपा से इसको जोड़ना चाहिए? अगर भाजपा को इतनी ही हमदर्दी है, बीजेपी को इतनी हमदर्दी है, तो वो शिक्षकों के साथ क्यों नहीं खड़ी हो रही है? आज कोर्ट में जाकर लड़ाई सी बात की हो रही ना, कोर्ट के अंदर जाकर वो अपना रिव्यू पिटीशन लगाए और उसको विचार करे, और विचार करके सरकार को क्या फर्क पड़ता है इन सब चीजों से? शिक्षक कहां से जाएगा कोर्ट? सब इकट्ठे कहां से होंगे? एसोसिएट कैसे होंगे? किस तरीके से काम होगा? तो हमें यह सोचना चाहिए कि जब प्रजातांत्रिक व्यवस्था में इस तरीके की व्यवस्था नहीं है, किसी भी विभाग के अंदर नहीं है, तो हमें शिक्षकों के ऊपर इस तरीके की परीक्षा का भार थोपना, और वो 1 नहीं 2 नहीं 3, और 3 बार अगर एग्जाम पास नहीं करता तो क्या करेंगे? जैसा उन्होंने कहा कि नौकरी से किसी को नहीं निकालेंगे, तो क्या 3 एग्जाम क्यों लिए जा रहे हैं? क्या एग्जाम लेने का पैमाना यही है कि नौकरी से नहीं निकालना है, या एग्जाम फिर लेने की बात क्यों हो रही है? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। तो सर्वोच्च न्यायालय में इस बात की कहने की बात है कि आप रिव्यू पिटीशन लगाइए, तो खड़ी सामने खड़े तो होइए उनके सामने, हमदर्दी बताइए तो उनके साथ में। जब आप उनका उपयोग करते हैं तो उपयोग करने के साथ साथ में उनके साथ हमदर्दी भी दिखाइए। आप क्यों झोंक देते हैं उनको? जैसा आपने कहा था कि कोर्ट ने एक ऑर्डर करके रखा हुआ है कि किसी भी तरीके से उनसे अन्य काम नहीं दिया जाएगा। अभी किसी ने मुझे बताया, शिक्षक ने, कि मई में उनके लिए जनगणना, और बिल्कुल सही है कि जनगणना में उनकी ड्यूटी लगना है। आपको पल्स पोलियो या आपका कोई भी मलेरिया का कार्यक्रम आ जाता है, या कोई भी सरकार का कोई कार्यक्रम आता है, खुदा ना खास्ता कल के दिन कोई महामारी होती है, तो पता चला शिक्षकों को झोंक दिया जाता है। तो क्यों झोंक दिया जाता है? तो शिक्षा का स्तर तो कहीं ना कहीं गिरेगा ही। शिक्षकों से पढ़ाई का ही काम लेना चाहिए, और वही काम करने के लिए उनको कटिबद्ध करना चाहिए। ठीक है। तो देखिए, उम्मीद करते हैं कि सरकार शिक्षकों के साथ यहां खड़ी नजर आएगी, क्योंकि जब भी सरकार को जरूरत पड़ी है, शिक्षक सरकार के साथ खड़े रहे। जनगणना करा लीजिए, SIR करा लीजिए, चुनाव करा लीजिए, पोलियो अभियान चला लीजिए, कोई जनजागरण अभियान करना है, कुछ भी करना है, एक ऑर्डर जाता है, शिक्षक घर से निकलकर स्कूल छोड़कर मैदान में। अब जरूरत आन पड़ी है, शिक्षक हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि हमारे लिए आप भी मैदान में आइए। तो मुझे लगता है आना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट, फिर भी नहीं कन्विंस होता और कहता है कि नहीं, परीक्षा तो देनी पड़ेगी, तब हम मान सकते हैं। आप पहले ही ऑर्डर भेज दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आपकी लड़ाई हम लड़ना ही नहीं चाहते, ये मैसेज गलत चला जाएगा। इसलिए कम से कम फेस सेविंग के लिए ही सही, मुझे कहते हुए कोई गुरेज नहीं, दिखावे के लिए ही सही, सरकार को अपने शिक्षकों के साथ खड़ा होना चाहिए। ये वो शिक्षक है जो 20-25 साल से पढ़ा रहे हैं। इन्हीं शिक्षकों ने कई मंत्री और कई IAS अधिकारी बना करके बिठाए हैं वहां पर, जो ये फैसले कर रहे हैं कि जाएंगे कि नहीं इनके साथ। उन्हीं से पढ़ के आए हैं ये 2004 के बाद 9 के बाद वाली TET की भर्ती के शिक्षकों के पढ़ाए मंत्री नहीं बने हैं हमारे यहाँ, हमारे IAS नहीं बने हैं मध्य प्रदेश। ये वही शिक्षक है जिनकी काबिलियत पर सवाल उठ रहा है कि ये पढ़ा पाएंगे कि नहीं। उन्होंने ही IAS बना दिया, उन्होंने ही मंत्री बना दिया। तो अब सरकार को भी खड़ा होना चाहिए। यह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के लिए भी जरूरी है कि जब आपने मेरी नियुक्ति की, मुझसे कहा कि ये क्वालिफिकेशन चाहिए, मैंने वो दी, आप 10 साल बाद मुझे कहेंगे कि नहीं, आप क्वालिफाइड नहीं हो, आप एक और परीक्षा दो, तो ये थोड़ा गड़बड़ लगता है। इस बेस पर ही सही जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रेम व्यास जी, विवेक त्रिपाठी जी, रागनी सैनी जी और राजेंद्र रागल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।